अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो तीन मौज़ूआत को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने एक पटिशन को जो है वो इंटरटेन किया है, जिसके अंदर जो 26वीं तरमीम है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने हैं उसके अंदर एक सूबाई करारदाद जो है वो उसका आना ज़रूरी था। यानी कि सूबाई सतह के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे उसके ऊपर जो कंसर्न सूबे हैं उनकी करारदाद आना मंजूरी है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और तब जाकर जो है वो आइनी बेंचेस बनेंगे। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि अभी तक ये मामला, क्योंकि ना तो करारदाद आई और ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसके ऊपर कोई जो है वो उस तरह से पेशरफ्त की, तो लिहाजा हम पुराने कानून के मुताबिक इस पिटीशन को जो है वो इंटरटेन कर रहे हैं और इसके अंदर उन्होंने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से जो है वो जवाब भी तलब कर लिया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कायमा कमेटी जो है कानून और जस्टिस की, उन्होंने जजेस को बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब तादाद जो है वो 17 से 25 की जा रही है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो अपोजिशन के लीडर हैं जिनके अंदर हामिद खान साहब पेश थे, उन्होंने कहा कि इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर जो है तादाद कोई 35 या 36 है। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि आप पाकिस्तान के अंदर इस तरह से तादाद को बढ़ा सकें? आप सिर्फ एक बैलेंस करना चाहते हैं। क्या दोनों स्कूल ऑफ थॉट में से कौन सा ठीक है, कौन सा हकीकत के मुतल्लिक है, जानने की कोशिश करेंगे कि कानून इनके बारे में कहता क्या है। और इसके अलावा तरमीम जो है वो 27वीं की भी बाज़गश सुनाई देती है। कहा जाता है कि 26वीं तरमीम जो है हुकूमत के मुकम्मल उस तरह से काम नहीं कर पाई, जबकि हुकूमत वक्त का ये कहना है कि 27वीं तरमीम भी शायद आ सकती है, इवन दो कि उसके अंदर अभी तक ओपनली उस तरह से ना कोई मसवदा आया है और ना कोई वजीर उनका एडमायर कर रहा है। बात करेंगे तीनों मौजूआत के ऊपर। मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगे बैरिस्टर अमर सईद, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो है वो वकील हैं, एक मंजे हुए जो है वो लॉयर के तौर पे जाने जाते हैं और काफ़ी पटिशन भी कर चुके हैं। आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में पहले भी देख चुके हैं। इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और थोड़ी देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे दिल नवाज चीमा साहब, वो भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले भी आप उनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। अमर साहब, आपसे मैं पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो क्या स्टे दिया है? क्या उसके अंदर सुना ये गया कि उन्होंने सिर्फ इंटरटेन किया है और उसको एक्सेप्ट किया है कि इस पिटीशन के अंदर वाकई कोई है ऐसी बात कि इसको सुना जाना चाहिए? क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो जो सिंध हाई कोर्ट ने एंटरटेन की है पिटीशन, ये बहुत अरसे से हम इसको प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में भी पिटीशंस आएंगी जो चैलेंज करेंगी। ऑल्दो हमारे सामने जो एक बार है 239(5) and 6 की, लेकिन वो ऑन द टचस्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स चैलेंज किए जा सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर हम इसे बगौर इसका जायजा लें और इसको देखें, तो ये सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन की हद तक है। ठीक, इसमें आम शख्स को या आम आदमी को क्या फायदा है, ये एक लंबी चौड़ी डिबेट है। ठीक, ठीक। मेरा मानना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। ठीक, अगर हम देखें कि जिस तरीके से ये अमेंडमेंट लाई गई है जी, इसमें पाकिस्तानी अवाम को एब्सोल्युटली एक्सक्लूड किया गया। जी, ऐसा कभी हुआ नहीं। हम सिर्फ एक छोटी मिसाल ले लें 18वीं तरमीम की, जी, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे उस वक्त लेकर आई थी। 9 माह उसके ऊपर डिबेट हुई थी। ठीक, ठीक, और ये 26वीं तरमीम जिस तरह आई, मुसफ्दा सामने था नहीं, अचानक से मिडनाइट इन्होंने ये पास किया और जिस तरीके से ये पेश किया गया, कंसर्न्स आ गए कि जनाब इसमें है क्या। और अगर हम इसको बगौर इसका रीड कर लें इसको, तो जो अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है उसमें तो मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया गया। ओके, और जुडिशरी को ताबे किया गया है कि अगर तो आप फैसले हुकूमत वक्त के हिसाब से देंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट बतौर चीफ जस्टिस भी है। ठीक, और जो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द जजेस है, वो भी एक ऐसी तलवार है जिससे आप जो है उनको एक बजौर, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्री हवाले से, तो वो कहते हैं कि जनाब ये तो एक प्रैक्टिस या प्रोसीजर की बात है, लेकिन आई थिंक ये सिर्फ एक चीज डराने के लिए है
اور ایک طرح کا ان کو تابع کرنے کے لیے. لیکن امر ایک چیز تو ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جو ابھی سابقہ نظام تھا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، اس کے اندر کوئی یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر آپ کے وہ ثمرات نہیں آئے. یہ بات اپنی جگہ کہ پولیٹیکل کوئی گین ہوگا حکومت وقت کا، میں اس پہ ایک بڑی سی بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نہیں آئے، نہ آپ کی ریٹنگ آئی. ہم اسی بات کو پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں گینز نہیں آئے، آپ دیکھیں کہ یہ وہی آرگیومنٹ ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمیشہ ڈکٹیٹرز لیتے ہیں. ڈکٹیٹر آف دا وقت آتا ہے، ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجتا ہے، اور کیا آرگیومنٹ دیتا ہے عوام کو کہ they were not delivering. ٹھیک. اسی طرح اگر پارلیمنٹیرینز نے 26ویں ترمیم کے تحت اگر یہ ایک جواز بنایا ہے the judiciary is not performing or not delivering، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی پاورز کو یوزرپ کر لیں گے. میرے ذہن سے ایک کیس نکل رہا ہے، اس میں یہ ہیلڈ ہوا تھا کہ دی بیسٹ ججز ٹو جج اے جج cannot be parliamentarians because the parliamentarians do not have that skill set and do not have that sort of experience کہ وہ ججز کو جج کر سکے. تو اب اس ٹچ سٹون کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے عزائم کیا ہیں، کس طرح انہوں نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو دبانا ہے. تو میں تو اس کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں فائدہ بھلا ہو نہ ہو، لیکن جو نقصانات ہیں وہ ہمیں بہت کلیئرلی نظر آتے ہیں. اچھا لیکن ایک بات جو اور سوری ایک چیز اور، پینڈنسی کہاں گئی؟ دیکھیں جی، ابھی تک 26ویں ترمیم میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب there is a pendency of cases. پینڈنسی آف سارے کیسز کی جو بات ہے وہ تو لوور جوڈیشری میں ہے. آپ نے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا جو ایشو بنا دی ہے، اب مجھے بتائیں ہماری کورٹس تو یہی ڈیسائیڈ کرنے میں وقت گزار دیں گی کہ یہ متعلقہ کیس چاہے سیول ہو یا کرمنل ہو، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جانا ہے یا ریگولر بینچ میں جانا ہے. ہم تو اسی ڈیبیٹ میں لگتے رہیں گے. I believe this is going to be another saga of great unrest. اچھا امر ایک چیز جو ہے وہ آپ بھی روزمرہ کی بنیاد پہ پیش ہوتے ہیں، میرا بھی اس کے اندر اتفاق ہوتا ہے. کئی ایسی قوانین ہیں، مثال کے طور پہ فیملی کیسز کی بات کر لیتے ہیں، رینٹ کیسز کی کر لیتے ہیں. رینٹ کیس کے اندر ایک اپیل ہے جو آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس جانی ہے آفٹر دا ٹرائل، اور اس کے بعد پھر کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اب آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود نہ ہو تو ہم ریٹ فائل کر دیتے ہیں. اب یہاں پر جب ریٹ فائل آپ کو پتہ ہے 199 کے تحت ہوگی، وہ 199 کے تحت جب ہوگی تو وہ پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ قانونی تو نہیں ہے. اس طرح تو آپ کے پلندے سارے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اکٹھے ہو آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو میں پہلے کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئینی بینچوں کے چکر میں جو انہوں نے ہمیں پھنسا دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جسٹس عائشہ ملک کی ایک ججمنٹ آئی تھی کچھ ماہ پہلے، جس میں انہوں نے بڑا واضح یہ بیان کر دیا تھا کہ جو فیملی کورٹس کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح انٹرٹین ہائی کورٹ نہیں کرے گا. اس میں انہوں نے کچھ پیرامیٹرز لے ڈاؤن. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب آپ وہ دیکھیں وہ جو پیرامیٹرز ہیں سارے، وہ سارے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں، سارے فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں. اب ڈیبیٹ یہی رہے گی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جانا ہے یا ریگولر. یہ میں نے کہا نا اب ہر معاملے میں اب اس کو مزید لیٹیگنٹ، اور یہ جی میں کہتا ہوں پینڈنسی بڑھنے والی ہے، اور اس قدر بڑھ جائے گی کہ یہ سسٹم جو ہے یہ گر جائے گا سارا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اچھا ایک چیز مجھے تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا، جیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو صوبائی سطح پر جو جتنے بھی کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، یہ امینڈمنٹ کے بعد ان کی قرارداد آنا ضروری ہے. بالکل. تو کیا قرارداد آ جائے گی تو اس کے بعد پھر فنکشنل ہو جائیں گے، یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچز کیا ہونے ہیں، اور دین پھر اس کے اوپر ہیئرنگ ہونا شروع ہوگی. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک لکونہ کریٹ ہو گیا ہے، 27ویں ترمیم کی جو بازگشت ہم سن رہے ہیں، وہ اسی لیے تو لانا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کمپوزیشن دیکھیں جی، اور پھر اس کے بعد جو حکومتی سطح پر جو قراردادیں آنی ہیں اور اس کے بعد جو سارا معاملات ہونا ہے، یہ سب ایسا انٹر لنکڈ ہو گیا ہے، اب آگے چل ہی نہیں سکتے ہیں. اس سسٹم میں کلیئرٹی چاہیے، and I believe کہ اس میں امینڈمنٹ آنی ضروری ہے. ادروائز مجھے تو یہ چیزیں جو ہے نا کمپلیکسٹی کی طرف جاتی نظر. لیکن امر ہم دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ 26 کے اندر جو لکوناز رہ گئے ان کو فلفل کرنے کے لیے، بلکہ وہ تو کچھ نئے انبار لگا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج انہوں نے قائمہ کمیٹی نے پاس کر دی ہے 27
जजेस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 17 से उन्होंने कहा 25 करेंगे, इसके ऊपर इतराज़ आ रहा है। तो वो तो पहली चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे, ना उसके अंदर जो कमियां कोताहियां थी उसको पूरा कर रहे हैं, बल्कि वो कुछ नई प्रॉब्लम्स जो है वो हुकूमत वक्त ला रही है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कि देखिए ये जो तादाद बढ़ा रहे हैं, ये तो जो एक पावर स्ट्रगल जो चल रही है, जी वो नंबर गेम की सारी बात है, ये तो सब उसको इक्वलाइज करने की बात सारी चल रही है। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि इस किस्म की जो मूव है, इसको ये वक्त बताएगा कि इसके जो हैं कितने असरात आते हैं और कैसे आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अमर, हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है दिलनवाज चीमा साहब ने, भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, आईनी जो अमूर हैं या आईनी जो मूवमेंट्स होती हैं उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। चीमा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप कम से कम 2-3 प्रोग्राम के जो है वक्फे के बाद आए हैं, उम्मीद है आपके मामला जो है वो सेटल होंगे। आपने भी देखा गुफ्तगू जो चल रही है अमर साहब के दरमियान और मेरे, वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक पटिशन जो है उसको एंटरटेन किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये भी हम पुराना जो कानून है उसके मुताबिक ही चलेंगे। जाहिर है वो एक रिट इस तरह की थी जो कि आपको पता है आईनी रिट थी, तो आईनी बेंच के पास जानी चाहिए थी। उसके अंदर चैलेंज किया गया है 26 जो अमेंडमेंट है उसको, तो उन्होंने कहा जी अभी तो जाहिर है इसके अंदर करारदाद मंजूर नहीं हुई, तो अब हम उसके अंदर नोटिस कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अभी जो हाई कोर्ट्स हैं, इवन इंक्लूडिंग द लाहौर हाई कोर्ट, उनको पुराने कानून पे ही चलना चाहिए? जी भट्ट साहब, एक तो सबसे पहले इस मौजू पे मैं ये कहूँगा कि मेरा इसमें थोड़ा सा बायस है, क्योंकि मैं जिस तरह को पता उम्रे पे था और उससे पहले जो हमारे शोज हो रहे थे उसमें जो एक ड्राफ्ट चल रहा था हमने उस पर बड़ा तबसरा किया था, जो तरमीम आ रही थी तब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही थी और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस की बातें हो रही थी। उस वक्त मैंने इसी शो पे एक राय आपको दी थी कि मेरी अभी भी उम्मीद है कि जो आगे से रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि ये मामलात जो हैं बेहतर रिजॉल्व होंगे और यहाँ से वापसी होगी। इस ड्राफ्ट को ओन नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उम्मीद है मुझे इस कदर आगे तक नहीं जाएंगी अमेंडमेंट्स जी, और यकीनन ऐसा ही हुआ। उससे तो बहुत जो वाज़े फ़र्क अब अमेंडमेंट आई है सामने वो है, उसमें बहुत चीज़ें बदल गई हैं और मेरा बायस इस वजह से इसमें मौजूद है कि उस वक्त मैंने आपके सामने ये राय दी थी कि मेरा ख्याल है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट ही की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होने चाहिए। अगर ये करना ही है तो उसका बेहतर तरीका ये होगा और अब वही चीज़ जो है वो जो है सामने आ गई है, उसी तरह इसको अडॉप्ट किया गया है। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% ये बहुत बेहतर है या इसमें कोई नुक्स नहीं है, इसमें आप गुंजाइश नहीं है इसके अंदर तनकीद की, लेकिन डेफिनेटली जिस तरफ चीजें जा रही थी हमें एक पल यहाँ पे रुक के ये तो कम से कम तस्लीम आपस में करना चाहिए कि शुक्र है जी उस हद तक मामलात नहीं गए, उससे बहुत कम है। इतराज ये आता है कि वो बार्गेन चिप थी, गवर्नमेंट ने मुसवदा या उसके अंदर डिमांड्स अपनी हाई रखी ताकि मौलाना साहब मान जाए। पे लोग इस हद तक मुतमईन थे, लिख के देने को तैयार थे कि इस चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल के ही रहेगी और ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है अकोमोडेट किया जाए, कुछ भी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस हैज रिटायर्ड, द नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैज बीन अपॉइंटेड, उसका मैकेनिज्म चेंज किया गया, बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन करनी चाहिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाई गई और बहुत सारी चीजें उसमें थी जो नहीं की गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब इस पे डिबेट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो सारा कुछ मामला था कम से कम हमें इस हद तक तो आपस में एक मोमेंट लेके एक्सेप्ट करना चाहिए कि शुक्र है वो सारा कुछ इस हद तक। अच्छा जी, मतलब एक चीज बताइएगा नाज़रीन को, वो मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह की आईनी तरमीम आती हैं तो वो हाई कोर्ट्स में भी और साइमल्टेनियसली यानी उसी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो जाती हैं, तो क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोसीडिंग को रोक देते हैं या सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है वो नहीं रोकेंगे? वो क्या मैकेनिज्म होता है? इसमें असूल ये है, देखें दोनों के पास इख्तियार है कानूनी तौर पे सुनने का, ठीक। अब असूल ये होता है, ये भी होता है कभी कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी हो जाती है जहाँ पे दोनों अदालतें सुन रही होती हैं, तो वहाँ पे वैसे असूल ये है, प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस को कही जाती है डेफरेंस की, कहा कि हाई कोर्ट पर रुक जाता है, हाई कोर्ट फिर काम रोक देता है कि जब तक सुप्रीम, हमने अक्सर देखा भी है प्रैक्टिस में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ले लिया मुकदमा सुनना शुरू कर दिया तो लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। वैसे एक चीज इसमें काबिले इसमें जिक्र है कि इस अमेंडमेंट में अब ये भी जो है अमेंडमेंट में पावर दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के को आपस में हाई कोर्ट में ट्रांसफर के अलावा अपने पास भी केस ले बुला सकती है। अच्छा, लेकिन ये भी एक चीज आती है जिसके ऊपर थोड़ी बात की जाती है कि जनाब
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एक, क्योंकि आईनी तरमीम फिर एक अपील का राइट खत्म हो जाता है, आईसीए का राइट खत्म हो जाता है। आपको याद होगा कि इलेक्शन का जो मामला था उमर अता बंदियाल साहब के ज़माने में, नीचे जो है जवाद हसन साहब ने एक जजमेंट दी जिसको आईसीए के अंदर गालबिन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चैलेंज करने जा रही थी, लेकिन ऊपर से सोमोटो आ गया और मंसूर अली शाह साहब का इतराज़ रहा कि आप जो है वो निचली कोर्ट्स को भी एम्पावर करें। तो ये एक बात तो ठीक है प्रैक्टिस के आपने की, लेकिन होना ये नहीं चाहिए कि निचली कोर्ट जो है उनको भी इक्वली इफेक्टिव बनाए और फिर ऊपर मामला है, ऐसी कोई अर्जेंसी तो है नहीं। बाय राइट तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे एक जो ट्रांसफर सुपरवाइजरी कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन तो होती है टू ट्रांसफर द केस, दिस इज अ ट्रांसफर द केस, ठीक है ना। वहाँ पे और चीज़, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि सुओ मोटो का भी यहाँ पे दायरा जो है वो कम कर दिया गया, बल्कि मेरे हिसाब से इस पे बहस होगी, मेरे हिसाब से तो खत्म कर दिया गया है, ठीक, क्योंकि लिखा ये गया है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का भी। हाई कोर्ट का तो पहले भी कहा जाता कि नहीं था वो, लेकिन अब वजाहत हो गई और सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये आ गया कि जो उसके अंदर पिटिशन में जो चीज मांगी नहीं गई, जो एप्लीकेंट ने मांगा नहीं है, उससे बढ़ के उससे आगे जाके जो है आप उसको ऑर्डर नहीं करेंगे। अच्छा ठीक तो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैं यही क्वेश्चन जो है वो बैरिस्टर साहब की तरफ लेके आता हूँ। बैरिस्टर साहब, कहा जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स नॉट ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ, इट्स आल्सो कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। तो जब आपने इंसाफ करना है तो आपको दायरे से बाजुकात बाहर भी निकलना पड़ता है, इसीलिए हमने देखा कि इनहेरिटेड पावर होती हैं हर कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो सो मोटो पावर भी। अब ये जो एक कदअन लगाई गई है कि जनाब आप जो है वो जो प्रेयर के अंदर नहीं मांगा गया तो आप उसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे, ये तो सिविल कोर्ट की जिस तरह से हम कर रहे होते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह बंदिश में रखा जा सकता था। ये बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है आइन का, कि जनाब एक पावर दी गई है, मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो आपकी अदालत है जिसकी सो मोटो पावर भी आप छीन रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट बिगेस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। आईने पाकिस्तान में उन्हें ये इख्तियार दिया हुआ है, आर्टिकल 184 है अगर मैं करेक्टली कोट कर सकूं, कि उसमें अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है उनके पास, उन्होंने कंप्लीट जस्टिस देना है। आप एक आईनी तरमीम के तहत किस तरह उनके ऊपर करगन लगा सकते हैं कि जनाब वो इस तरह करेंगे या इस तरह नहीं करेंगे। कोर्ट्स का काम है जस्टिस देना, ठीक, और अगर बियॉन्ड जाके भी देना है, और अगर इंटरनेशनली भी हम प्रिंसिपल्स को देखें तो अदालतें तो हैं ही इसलिए टू डिलीवर जस्टिस। आप उन्हें किस लेकिन तरह हमने स्टेप देखा बैक करने, कि लोअर कोर्ट्स इवन टू सर्टेन एक्सटेंट, हाई कोर्ट भी कहती है हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। ये बात हमें जो है वो सुनाई देती लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है एडमिटेडली था। सवाल मेरा, मैं चीमा साहब की तरफ लेके जाता हूँ, आपका पॉइंट है चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल है उसका ये इख्तियार छीनना, तो ये तो ये, और ये इसके पीछे आपको पता है सिर्फ ये मामला है कि आपको पता है कि जो एक डिसीजन आया है ये मखसूस नशिस्तों का, जिसके अंदर उन्होंने वो चीज़ें भी कहीं, पीटीआई पार्टी नहीं थी, उनको पार्टी डिक्लेयर किया गया, वो चीज़ हुकूमत वक्त को किसी तरह से वो उनको समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं कि नहीं जनाब इनसे ये पार छीन लें। देखें भट्ट साहब, बात ये है कि अब इस अमेंडमेंट के पीछे वक्ती तौर पे क्या नीयत और क्या एजेंडा था वो एक और बात है, वो भी ठीक है, लेकिन हमने देखना है कि जब अमेंडमेंट आ जाएगी तो उसका असर क्या पड़ेगा, दोनों चीज़ों पे हमने डिस्कस और डिबेट करना है जी। अब 184(3) का इस्तेमाल हमारे मुल्क की तारीख में आप देख लें, कोई मतलब डिपेंड करता है किस ग्रुप में फॉल करते हैं, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे आप उसके विक्टिम रहे हैं, किसी ना किसी स्टेज पे आपने तनकीद लेकिन जरूर की प्रैक्टिस है। एंड प्रोसीजर के बाद उसे रेगुलेट तो किया गया 3 लोगों की कमेटियों, बिल्कुल किया गया, लेकिन भट्ट साहब मैं आपको बात बताऊं, ये आइन में कभी भी वजाहत के साथ नहीं लिखा था ठीक, कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो मोटो जुरिसडिक्शन है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ आइन के अंदर, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अखज़ किया एक पावर कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन दोनों साइडों पे आर्गुमेंट है, कई मामला इस तरह के भी हुए हैं जो बनते थे, क्योंकि आपको पता है कि अवाम जो है मुल्क की, अगर आपके कोई इदारे, जैसे आप अभी आज की मिसाल ले लें, शाहिद करीम साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं, वो उन्होंने ऐसा एक केस पकड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना जरूरी है, वो पिटिशन पे इतना जरूरी है, वो खुद नहीं है, वो पिटिशन पे, लेकिन उसकी भी प्रेयर के अंदर वो चीजें नहीं है वो शायद जो वो कर रहे होते हैं। ये भी बात ठीक है, लेकिन भट्ट साहब बात पता है क्या है, ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, और ये बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है बाहर के जजेस के लिए कि आपके मुल्क में ये होता है कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अखबार पढ़ें और सुर्खी में उनको कोई ऐसी चीज़ नजर आए जो उनको पसंद नहीं आती है, तो वो नोटिस दे के हुकूमतों को बुला के उसके ऊपर मुकदमा शुरू करते हैं, और कैसे कैसे मामलात हुए हैं खत्तों के ऊपर और क्या कुछ नहीं हुआ आपको भी पता है। अच्छा, एक और बात है, इस सुओ मोटो की देखिए इतनी
اشد ضرورت کیا آپ پٹیشن تو کر ہی سکتے ہیں نا, مطلب آپ کو روک کون رہا ہے؟ اگر آپ کی کوئی پرابلم آپ کو ہے, دروازے کھلے ہیں عدالت کے, آپ چلے جائیں. اب اس چیز پہ انسسٹ کرنا کہ نہیں سپریم کورٹ کے پاس خود یہ اختیار ہونا چاہیے, یہ ویسے نارمل پروسیجر سے تو باہر کی چیز ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں اور پاکستان میں یہ پریکٹس رہی ہے, اور اس پریکٹس کا استعمال جو ہے, میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, غیر جانبدار انداز سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر تنقید ہی ہوئی ہے, بہت کم اس کو سمجھا گیا کہ اچھا استعمال کیا گیا اس پاور کا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, استعمال غلط ہوا ہے لیکن پار تو ایک ہونی چاہیے اس کے اندر جو آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. استعمال بے دریغ ہوا, جو ہے وہ بے بنیاد ہوا, وہ ایک آرگومنٹ اپنی جگہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ کم از کم آنریبل سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لے لیا اور اس کے اندر کوئی بہتری ہو گئی, ادارے محرک ہو گئے, اس کے اندر کوئی کام ہو گیا. آپ کو ادارے بھی یہاں پہ کام نہیں کرتے نا. آنریبل شاہد کریم صاحب جو ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں کورٹ میں کہ بھائی فلاں ڈپارٹمنٹ اپنی رپورٹ لائے, اور آپ کو پتہ ہے سانس کا مسئلہ آ گیا ہے. لاہور جو ہے وہ سب سے اس کا کوالٹی انڈیکس جو ہے ایئر کا وہ ٹاپ کر رہا ہے. باقی کسی معاملے میں ہم نے کیا نہیں, لیکن غلط معاملے میں ٹاپ کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا تو آپ کے ادارے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوں, اس طرح سے ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حکومت وقت اگر کر بھی لیتی ہے, اگر یہ پارچین بھی لیتی ہے اور یہ اس کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے, تو لائرز کے پاس یا لائر کمیونٹی کے پاس تو بہت چیزیں ہوں گی, وہ کسی دوسری پٹیشن میں اس کو کور کر دیں گے. دیکھیں, آپ یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنا سکتے ہیں کہ اگر ماضی میں کورٹس نے اپنی پاورز کو تھوڑا آگے جا کے ایکسٹینسو ایکسرسائز کی ہے, اس کو بیس بنا کر, جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جناب آپ نے پارلیمنٹیرینز کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ دے ول جج دی ججز, دے ول جج دی پیریوڈک پرفارمنسز. اسی طرح آپ اس کو بیس نہیں بنا سکتے یہ کہنے کے لیے کہ کیونکہ ماضی میں جوڈیشری جو ہے وہ ایکٹیو جوڈیشلزم کرتی رہی ہے تو لہٰذا ان کی پاورز کرٹیل کرنی ہے. دیکھیں, کورٹس نے کرنا ہے وہ کام جو اس ملک کی عوام کی فلاح کے لیے ہے. دیکھیں, ہمارے ملک کے حالات اور ہمارے سرکمسٹانسز آر انٹائرلی ڈفرینٹ. جی ناظرین, میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, آپ کو پوائنٹ آیا ہے اس کو مزید ایلیبوریٹ کر کے جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین, میں ملک شمیم صاحب جوائن کیا ہے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور اس کے علاوہ سابقہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی رہ چکے ہیں. گہری نظر رکھتے ہیں قانونی اور آئینی معاملات کے اوپر, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ترامیم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اب معاملہ آگے کیا چل رہا ہے, اس کے اندر جو چیلنج ہو چکے ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کا بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا. اچھا بھائی صاحب, آپ کو جو ہے وہ گفتگو میں شامل کر رہے ہیں, اور سوال پھر اگین آپ کی طرف آئے گا کہ امینڈمنٹ تو آ گئی ہیں. اب آج آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک پٹیشن جو ہے اس کو انٹرٹین کر لیا, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشن تھی کہ صوبے جو ہیں وہ ایک قرارداد پاس کریں گے, اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل سے جائے گا اور تب آئینی بینچز بنیں گے. تو کیا یہ پروسیجر اسی طرح سے ہے؟ جی بالکل, یہ کہا تو یہی تھا انہوں نے کہ صوبائی اسمبلیز جو ہیں وہ جب کریں گی ریزولوشن تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گی. تو اس کی حد تک تو یہ بات درست ہے, لیکن اب بات یہ ہے اصل میں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ تو 199 کا جو سارے اختیارات ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلے جائیں گے, اور وہ تمام وہ کہتے ہیں معاملات جن میں کوئی بھی ایسا میٹر جس میں کانسٹیٹیوشنل میٹر انوالو ہے وہ ان کورٹس میں چلا جائے گا. یہ تو بنیادی طور پر جو بیسک پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے ہی خلاف ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جب ایگزیکٹو ہے, ان سے کسی کو کوئی گریونس ہے, کسی کو کوئی ان سے پرابلم ہے, تو اس کے پاس ایک فورم ہے, وہ 199 کے تحت جا کے ایک عام شہری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے یہ میرا بنیادی حق تھا جو نہیں مل رہا. اگر آپ نے اب اس سسٹم میں ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دینی ہے, اور وہ بھی بنانی ہے ایگزیکٹو نے, اور وہ کس طرح سے عام آدمی کو انصاف دے گی؟ آپ نے جن کے خلاف جانا ہے انہی لوگوں کی بنائی ہوئی عدالت میں جائیں گے, تو جو بیسک مقصد ہے عدالتوں کا انصاف دینے کا, وہ تو بنیادی طور پر ڈیفیٹ ہو جائے گا. اچھا شمیم صاحب ایک سوال لے لیجئے گا, ناظرین پوچھتے ہیں, وہ میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کئی ایسے لاز ہیں جن کے اندر ریمیڈی موجود نہیں ہے تو ہم ریٹ میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کرنا ہے, ریٹ آف کوورنٹو فائل کر دی گئی,
तो क्या वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएगी? अगर इस तरह टेंडेंसी रहेगी तो सारा आपका जो बर्डन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप ये देखिए कि जो अभी तक की अमेंडमेंट है उसके मुताबिक तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इन्वॉल्व होगा जिस केस में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेंच डिसाइड करेगा। ठीक तो ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट जो है वो तो किसी रेंट मैटर में भी हो सकता है, जी जी, वो तो किसी भी मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो सकता है। जहां भी आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इन्वोक करेंगे तो वो, इसका मतलब है वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाएगा। तो ये तो ऑलमोस्ट कोई भी केस वहां पे जा सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट तो किसी भी केस में रेज हो सकता है। बिल्कुल ये ठीक। एक बड़ी एम्बिग्विटी पैदा हो जाएगी और इसमें बहुत बड़ी ये मैं समझता हूं कंट्रोवर्सी होगी सब्सिक्वेंटली कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है भट्ट साहब जी, कि जी। जब हम केस फाइल करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो रजिस्ट्रार है अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वो फैसला करेगा कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। वो बिल्कुल। फैसला करेगा कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा कि आम कोर्ट में जाएगा। इससे हम क्या किसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और किस तरह ये सिस्टम जो है वो आगे चलेगा। लेकिन मलिक ये साहब, बिल्कुल- अंडर ऑब्जेक्शन भी हम लगवा सकते हैं किसी कोर्ट के पास, क्या ये रेमेडी रहेगी या इसके अंदर जो डिसीजन है रजिस्ट्रार का वो फाइनलिटी इख्तियार करेगा? देखिए, जो इंटेंशन नजर आ रही है वो तो यही है कि चूंकि ये चाहते ये है एस्टेब्लिशमेंट की, ये जो एग्जेक्टिव इनकी ख्वाहिश यही है कि जो हम चाहें वो मैटर जो है वो उधर जाए। तो उसके लिए तो उनको रजिस्ट्रार को एम्पावर करेंगे वो, कि रजिस्ट्रार जो कर देगा वही होगा और अल्टीमेटली आपको वो चैलेंज करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता है, आप कहते हैं ऑब्जेक्शन केस के तौर पर लग जाए, वो आपको इल्म में ही है ऑब्जेक्शन केस के तौर पर लगाने से भी फिर टाइम भी वेस्ट होता है और बाजू का तो रेमेडी का टाइम ही खत्म हो जाता है, जो कि उसमें 2 दिन फिर आपको लग जाते हैं। एक दिन ऑब्जेक्शन में लगती है, फिर ऑब्जेक्शन रिमूव होता है या नहीं होता, अगर होता भी है तो वो नेक्स्ट डे दोबारा चीज के पास जाती है, फिर नई कोर्ट में लगती है। तो समटाइम्स तो वो जो आपको इमीडिएट रेमेडी चाहिए होती है, वो रेमेडी ही उस वक्त तक यूज हो गई होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मलिक साहब ये भी बताइएगा कि ये जो अभी एक इतराज आ रहा है इन अमेंडमेंट के ऊपर, सबसे बड़ा वो ये है कि जनाब आपने बैलेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब कर दिया है। आपने जो जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर सारे लोग आपने एग्जेक्टिव के डाल दिए हैं। तो पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल था जो कि इम्प्लाइडली हमारे आइन के अंदर शामिल है, उसकी कोई वायलेशन दिखाई देती है जो कि इवेंचुअली कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गया इससे। और आप ये देखिए कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी, अगर हम अदलिया का रोल के ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का तो रोल आपके इल्म में ही है। अभी जिस तरीके से इन्होंने फिर ये अमेंडमेंट्स किए हैं, जिस तरह रात के अंधेरे में ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब जब पिछली दफा पहली बार उन्होंने कोशिश की तो आखिरी वक्त तक उनके पास भी वो ड्राफ्ट नहीं था। इससे क्या क्रेडिबिलिटी है इस पार्लियामेंट की? किस तरह आप इनको ये अख्तियार दे सकते हैं कि ये बैठ के फैसला करेंगे कि कौन से जजेस होंगे और कौन से नहीं होंगे और किस जज को कहाँ होना चाहिए और उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग होगी तो ये करेंगे। और फिर ये जब आप 3 लोगों में से भी एक चीफ जस्टिस का आपने फैसला फिर वहां पे मेजोरिटी जो पार्लियामेंटेरियंस की है, तो वो जो ऊपर वाले 3 जजेस है वो तो खुशनुदी हासिल करने की गवर्नमेंट की दौड़ में लगे रहेंगे। वो कैसे इंसाफ मुहैया करेंगे? उनको पता होगा कि हमने कल को ऐसा फैसला किया, जैसा मंसूर अली शाह साहब का आपने देखा, तो एक ऐसा फैसला उन्होंने किया कि वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, तो ही वुडंट बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की प्रोविंस इवन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, अभी आखिरी आप काइंडली क्वेश्चन का मुझे बता दीजिएगा कि ये कायमा कमेटी ने आज लॉ और जस्टिस का, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की जो तादाद है वो 17 से 25 होनी चाहिए, वो अप्रूवल भी उन्होंने दे दिया है। तो क्या ये 27वीं तरमीम के जरिए लाई जाएंगी? और दूसरा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरत भी एक है, एक आर्गूमेंट है, लेकिन एतराज़ ये है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत वक्त एक बैलेंस कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, ये जजेस की तादाद बढ़ने में तो चले मेरा ख्याल है शायद कोई एतराज ना हो किसी को, बढ़नी चाहिए। लेकिन बढ़ने का मतलब ये है कि आप लगाएंगे भी आप खुद अपनी मर्जी के लोग वहां पे, आप उसको पैक करना चाहते हैं अपनी मर्जी के लोगों के साथ, जो कि बड़ी तकलीफ दे बात है। जहां तक ये इसकी बात है कि वो चाहते हैं कि केसेस कम हों और जजेस के बढ़ने से जो है वो लोड कम होगा। लोड तो सारा नीचे है, लोड तो सारा नीचे वाली कोर्ट्स में, वहां तो कुछ नहीं कर रहे आप। जो लाखों केसेस पेंडिंग है वो तो नीचे ट्रायल कोर्ट्स में है, उसका तो आपने कुछ किया नहीं है। यहाँ चंद हजार केसेस जिनको कर रहे हैं आप, मकसद ही और है
اور اس میں بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ مینجمنٹ آف کیسز، آپ کے مقاصد یہ ہیں کہ آپ اس جوڈیشری کو، اس کی انڈیپینڈنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ملک صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. میں اب آتا ہوں دوبارہ چیمہ صاحب کی طرف سے. چیمہ صاحب، انڈیا کے اندر جو ہے وہ حامد خان صاحب کی آج سٹیٹمنٹ ہے سینٹ کے اندر کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ انڈیا کے تقریباً 35 یا 36 ہیں اور ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے. آپ نے اپنے جو ججز کی تعداد بڑھانے کی مقصدیت جو سمپل ہے وہ صرف یہ ہے کہ جناب آپ کے ہم خیال زیادہ آ جائیں، جیسے ملک صاحب نے بھی کہا. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی آپ ظاہر کہہ سکتے ہیں. اب کسی کی نیت پہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ دل میں اندر جا کے اتر کے دیکھنا پڑے گا. لیکن ضرورت بھی ہے آپ کہتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دونوں طرف ہے نا بات. ٹھیک. ایٹ دا سیم ٹائم ہر بندہ کہے گا کہ ضرورت بھی ہے، اختلاف بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو آپ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھیں ہوتا کیا ہے بٹ صاحب، فرینکلی بات حقیقت یہ ہے، آپ پچھلی تاریخ ساری دیکھ لیں، جتنی امینڈمنٹس ہیں وقتی طور کی ضرورت ہوتی ہیں اور لوگ وقتی طور کی ضرورت کو سامنے رکھ کے امینڈمنٹس کرتے ہیں، لاء میں بھی اور آئین میں بھی. یہ ایک جنرل ٹروتھ ہے جو ہمیں ویسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کبھی ایسا تو ہوا نہیں ہے کہ جو پریویلنگ پولیٹیکل وہ کنٹینجنسیز ہیں اس سے بالکل ہٹ کے نظر انداز اگلے 20 سالوں کے لیے امینڈمنٹس کی ہوں لوگوں نے. مطلب ہونا تو ایسے ہی چاہیے، بٹ دیٹ از ریئر. ہوتا کیا مکس ہوتا ہے، ہوتا کیا وقتی ضرورت بھی ہوتی ہے اور پھر اس کو اس حد تک وہ کیٹر کیا جاتا ہے کہ سسٹینیبل بھی ہو. ٹھیک. اب اس میں بحث ہو سکتی ہے وہ سسٹینیبلٹی اس کی زیادہ ہے یا کم ہے، وقتی ضرورت زیادہ آگے رکھی گئی ہے، جو بھی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ بحث بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ لانگ ٹرم افیکٹس کو بھی سامنے رکھیں. لانگ ٹائم ہوتا کیا ہے کہ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں، بڑی امینڈمنٹس اس آئین میں ایسی بھی ہیں جو ایسے وقتوں میں ہوئی ہیں جن کو ہم آئینی سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ چل رہی ہیں. لیکن چیمہ صاحب ایک اعتراض جو آ رہا ہے وہ آپ اپنی جو کیس کے اندر خود جج نہیں ہو سکتے. جو کانسٹیٹیوشنل دیکھیں کانسٹیٹیوشنل اچھا ہوا آپ نے یہ چھیڑ دیا بات. یہ اس میں آنا چاہتے تھے، کون کہہ رہے ہیں یہ ایگزیکٹو تھوڑی لگا رہی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کو، اس کے کمیشن ہے، لا منسٹر بھی ہے تو اس کے اندر اب دیکھیں آپ کا چیف جسٹس ہے، اس کے اندر پولیٹیشین بھی ہیں، چیف جسٹس ہے، 3 موسٹ سینئر ججز ہیں، پھر ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، پھر اٹارنی جنرل فیڈرل منسٹر ہیں، اس کے بعد ایڈوکیٹ پھر پولیٹیشینز بھی ہیں، 2 بندے ہیں یار ہاؤس کے اور 2 بندے سینٹ کے. اس میں کون سا اور میجورٹی آف دا کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں، لیکن آپ یہ بات بتائیں نا، یہ درست ہے اس کو کہنا کہ ایگزیکٹو بندے لگا رہا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ نہیں، میرا سوال لے لیں. وہ یہ ہے کہ جناب چیمہ صاحب کے فیڈریشن جو ہے وہ خود آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ایک فریق ہوگی، پہلا فریق ہی اس کو بنانا پڑتا ہے. آپ نے ریٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ میں یا ادھر جانا ہے، پہلا فریق آپ کا جو ہے وہ فیڈریشن ہو. تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ فیڈریشن کے نہیں ہیں، لا منسٹر نہیں ہے، فیڈریشن کا لا منسٹر ایک بندا فیڈریشن کا آپ کہہ سکتے ہو، اٹارنی جنرل یہ 2 بندے ہو گئے. اچھا، اب جو بلاول بھٹو صاحب کا بھی نام ہے، وہ اس کے اندر ہیں جوڈیشل کمیشن کے. اس کے علاوہ فاروق نائک صاحب جو ہے وہ آ جائیں گے آپ کے جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے. اس میں دیکھیں پارلیمنٹیرینز کا ایک میسج ادھر ذرا رکنے کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے جس میں پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہوتے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا. ذرا اس پہ 2 منٹ وضاحت یہ بھی لے لینا. جی. ہمارا یہ ایک ملک تھا جس کے اندر یہ نظام بنا ہوا تھا کہ مکمل طور پہ صرف عدلیہ کا اختیار تھا. ٹھیک. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی رہی ہے اور ڈیلیور بھی شاید اس طرح سے نہیں ہو سکا. یہی بات ہے نا، لیٹس بی فیئر. اب یہ پچھلے ہم نے 10 15 20 سالوں میں باتیں نہیں سنی کہ لابیز ہیں، فیملیز ہیں، نیپوٹزم ہے، مرضی کے لوگ آ جاتے ہیں، اپنا ہی انہوں نے انٹرنل کلب بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، سب کچھ سنا ہے آپ نے. پارلیمنٹری انوالومنٹ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. امریکہ میں کنگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہے، اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو 4-10 دن اس کو جج کو بلا کے سوال جو آپ گرل کرتے ہیں میں چیمہ صاحب میں بیرسٹر صاحب سے بھی اسی پہ جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. عرض کرنے کی یہ ہے، ٹھیک ہے ہم اپنے ملک میں تو سمجھتے تھے یہ ہمارا اچھا تجربہ نہیں رہا جب ہم نے ایگزیکٹو کو مکمل اختیار دیا جج لگانے کا، رائٹ. ٹھیک. لیکن ہمارا پینڈولم سوئنگ ہوا، ہم نے پھر ججز کو پورا اختیار دے دیا، اس پہ بھی تنقید ہوتی رہی. پھر ایک 18ویں ترمیم میں طریقہ بنا بلینڈڈ. ٹھیک. کمیٹی بنے گی پارلیمنٹ کی اور وہ ربر سٹیمپ ہو گیا، اس پہ ججمنٹ سپریم کورٹ نے دے دی. اس کے بعد مکمل اختیار ججوں کا پھر رہا. اب ایک نیا طریقہ کار ہے، اس میں دیکھیں اس میں انوالومنٹ ہے پارلیمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. میں ٹوٹل اختیار تو نہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہمارا کوئی ڈاکٹر اچھا ہے، کوئی سائنٹسٹ اچھا ہے،
वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते? एक स्कूल टीचर जो कि आम मुकदमात का सामना करता है, जिसने कोई लिटिगेंट के तौर पर 20-25 साल जो है गुजारे हैं और मसाइल को देखा है, कि किस तरह वो क्यों नहीं जज की अपॉइंटमेंट में आता? ये सवाल मैं बैरिस्टर साहब के सामने रखूँगा। बैरिस्टर साहब, उनका भी तो राइट है ना कि वो आपके उस स्कूल में आए, उनका कोई इनपुट लिया जाए, उनसे कोई पूछेगा नहीं। फरूक नाई साहब आपको तो उनको प्रोटोकॉल बड़ा है, और बिलावल भुट्टो साहब का भी प्रोटोकॉल बड़ा है, आज़म नज़ीर तारस साहब भी पूरे वकील जानते हैं, उनके तो वो मसाइल, उनसे वो दो चार ही नहीं है। ठीक है, वो हिस्सा रहे होंगे, लेकिन जो आम लिटिगेंट जिस तरह से बस का सफ़र करके आके एक पेशी भुगतता है, तो उसको आप स्कूल में क्यों नहीं डालते? एक साइंटिस्ट को क्यों नहीं डालते, या एक आर्टिस्ट को क्यों नहीं डालते? साउथ अफ्रीका में इस तरह का स्कूल है जिसके अंदर पूरे लोग हैं, तो हम बाकी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो ये भी कर लेते। जी, बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कमोबेश कुछ इसी तरह की मामलात हैं। जजेस डोंट अपॉइंट जजेस, ये सिर्फ हमारे मुल्क में एक मिसाल है। और जिस तरह मेरे फाजल दोस्त ने कहा, एक हिस्ट्री रही है, एक स्ट्रगल रही है कि किस तरह ये मामला एग्जेक्टिव के पास, फिर जुडिशरी, फिर 18वीं तरमीम, उससे पहले अल जिहाद ट्रस्ट केस के मामलात, यानी आप देखेंगे मुख्तलिफ, और फिर 26वीं तरमीम में फिर वो मामला सारा प्रिंसिपल चेंज हो गया। मैं इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि यस, इसमें एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंटेरियंस या आम पब्लिक की शमूलियत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो फेस करते हैं एवरीडे स्ट्रगल्स, जो कि प्रैक्टिकली देखते हैं उन मामलात को फ्रॉम द लोएस्ट कोर्ट अप टिल द सुप्रीम कोर्ट, उन लोगों की शमूलियत ज़रूरी है। देखें ना, ये एक गुलदस्ता है। आप सिर्फ एक लाइन या एक क्लास के लोगों को बिठा के उसी क्लास के लोगों को आप अपॉइंट कर लें, तो वो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। इसमें जब तक वैरायटी नहीं होगी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट नहीं आएगा, एक डिबेट नहीं होगी, मुख्तलिफ एंगल्स, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स नहीं देखे जाएंगे, तब तक निखार नहीं आएगा। और फिर लाजमी नहीं है, हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि दुनिया में बेहतरीन जजेस जो थे, वो लॉ तो उन्होंने बाद में किया, उससे पहले कोई कारपेंटर था, कोई मेसनरी के वर्क में था, कोई पेंटर था। तो मतलब ये चीजें हैं, लाजमी नहीं है कि आप लॉयर से ही उठाएं। ठीक, और ऐसे मिसाल भी है कि जजेस हैं दुनिया में जिनके लॉ की डिग्री नहीं है, ठीक, ठीक, लेकिन वो वर्डिक्ट्स देते हैं और बेहतरीन वर्डिक्ट्स देते हैं। बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन एक तनकीद जो आती है वो ये आती है कि हर हुकूमत अपने दौरानिए को, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए बात करती है। उसके अंदर सिद्के दिल से कोई नीयत नहीं होती कि जनाब आपने करना है, उनकी तरफ से जो मर्जी होता रहे, कल को यही कानून के उनके गले पड़ जाए, लेकिन वक्ती तौर पे उनको चाहिए कि भाई ये जज मुझे चाहिए, मंसूर अली शाह साहब मुझे नहीं चाहिए। जी, ठीक बात आप कह रहे हैं। देखिए, जाहिर है ये, देखें, किसी गवर्नमेंट को मैं सिंगल आउट नहीं करूंगा, ये सारी गवर्नमेंट्स का रवैया रहा है। जो पसंदीदा जजेस होते हैं, जो पसंदीदा अमेंडमेंट्स होती हैं, उनको वो परसू करते हैं। ये हमेशा ही एक सिलसिला रहा है, इसकी डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं। ठीक, देखिए, एक स्ट्रगल फॉर पावर जो होती है ना जी, उसकी कंपल्शंस होती हैं। ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है, बाहर भी होता है, हर जगह होता है। ये एक कोशिश, जो बंदा इक़्तिदार की कोशिश कर रहा होता है, उसके पीछे वो मेहनत कर रहा होता है, वो फिर सारा कुछ ही जो अवेलेबल है विद इन लीगल मीन्स वो ट्राई करता है कि उसकी वो हो जाए। एक नॉर्मल प्रोसीड नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर लीडरशिप की आदत हो हमारे मुल्क में, बट रियलिटी तो ह्यूमन नेचर की यही है। हैविंग सेड दैट, इससे अगर हम आगे चलें, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके हम आगे चलें, आप ठीक कह रहे हैं। बट मैं तो हमेशा ये अर्ज करता हूँ बट साहब, देखें, आपने एक है उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, वक्ती तौर पे पॉलिटिकल हालात क्या हैं, क्या हो रहा है, किसको फायदा, किसको, देखें, लोग जो है ना गुजर जाते हैं, ठीक, वक्त गुजर जाता है। जो तरमीमें होती हैं वो 18वीं तरमीम के लोगों ने की। फाइनल वर्डिक्ट मुझे कहा जा रहा है वाइंड अप और करने के टाइम लिए, का क्या किस तरह निकलेंगे किस तरह? चीमा साहब, फिर मैं बैरिस्टर साहब से इससे अच्छा, निकले कैसे? लंबी बात है, मुख्तसर मैं ये कर देता हूँ। अवाम में, पब्लिक में सर अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को कि देखिए, हमारे अभी भी ट्राइबल नेचर है हमारा। ट्राइबल, बिल्कुल ठीक। मेरी टीम है, मेरी टीम जो कर रही है फाउल भी कर रही है तो ठीक कर रही है। बिल्कुल ठीक है, हमारी टीम में तो गलत बिल्कुल ठीक है। है। बैरिस्टर साहब, एक आप ही इसका हल है, डिबेट। जब तक आप मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ लोगों के दरमियान डिबेट नहीं करेंगे, ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट डिबेट, ठीक, मामलात हल नहीं होंगे। अमेंडमेंट्स करें, ठीक, जितनी मर्जी करें, लेकिन प्लीज ट्रांसपेरेंट डिबेट्स रखें, पाकिस्तानी अवाम को उसमें शामिल करें, बिल्कुल क्योंकि ठीक। असल स्टेक होल्डर वो हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, पॉइंट आ गया। उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस तरह का होगा जिसके अंदर शायद कोई कारपेंटर भी शामिल हो, काश कोई उसके अंदर जो है वो
ایک اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر بھی شامل ہو جو کسی مقدمے کا سامنا 20 سے 25 سال کرتا ہے، شاید کوئی ایسی بوڑھی ماں بھی شامل ہو جس کا بچہ جو ہے وہ 25 سال شاید ترستا رہا کہ اس کو ضمانت ملے، اور پتہ چلا کہ جب اس کو سزا مکمل ہو گئی تب اس کا مقدمہ جا کے لگا، اور تب تک پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا۔ امید کی جا سکتی ہے اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے۔